हाय डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं सीयर स्ट्रेंथ। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 6 सीयर स्ट्रेंथ। और इसमें टॉपिक में भी हम सीयर स्ट्रेंथ से रिलेटेड ही पॉइंट को देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज भी देखेंगे, कुछ आइडियाज़ भी देखेंगे, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। और यहाँ पर कुलम्स लॉज भी आपको फॉर सीयर स्ट्रेंथ के लिए देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिल सकता है, बशर्ते अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने जो दोस्त मित्र उनको शेयर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी शेयर की वजह से मेरा भी बेनिफिट होगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि लोग देख रहे हैं। नहीं तो मेरे बनाने का क्या मतलब है, मैं यहाँ बना दूँ और कोई देखे ही नहीं तो क्या मतलब है मुझे मेहनत करने का। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये बेनिफिट देगा, ठीक है, बेनिफिट देगा, तो दूसरों को भी शेयर करिए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी हेल्प की वजह से कईयों की लाइफ बन सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीयर स्ट्रेंथ है क्या। ठीक है, तो सीयर स्ट्रेंथ से रिलेटेड तो बहुत सारे पॉइंट मैं पहले भी समझा दिया हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ कि सीयर स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉइल इज द रेजिस्टेंस डिफॉर्मेशन होता है बाय कंटिन्यूअस सीयर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ ए सॉइल पार्टिकल्स अपॉन द एक्शन ऑफ सीयर स्ट्रेस। ठीक है, सीयर स्ट्रेस के एक्शन के कारण जो सॉइल पार्टिकल्स कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट होने वाले हैं, उसी के रेजिस्टेंस को, उसी डिफॉर्मेशन के रेजिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है, सीयर स्ट्रेंथ बोला जाता है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, सीयर स्ट्रेंथ बोला जाता है। सीयर रेजिस्टेंस ऑफ ए सॉइल इज कॉन्स्टिट्यूएट बेसिकली ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। किसके किसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, सीयर रेजिस्टेंस की अगर बात कर रहे हैं जिसके कारण सीयर स्ट्रेंथ है, तो वो किसके किसके ऊपर डिपेंड है। पहला यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस के बेस पे। ठीक है, स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस मतलब जैसे ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में इंटरलॉकिंग है ना, तो उसके कारण। ठीक है, दूसरा अगर यहाँ पे देखेंगे कि द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मतलब ड्यू टू ट्रांसलेशन लोकेशन बिटवीन द इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल एंड देयर कॉन्टैक्ट पॉइंट। ठीक है, इनके बीच में ट्रांसलोकेशन होने के कारण ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, और कोहेजन तो आपको पता ही है कि बिटवीन सरफेस ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, ये पॉइंट था। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुलम्स लॉ फॉर सीयर स्ट्रेंथ। अब कुलम्स लॉ फॉर सीयर स्ट्रेंथ में अकॉर्डिंग टू मोहर्स ने कहा था, ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू मोहर्स द फेलियर इज कॉज्ड बाय ए क्रिटिकल कॉम्बिनेशन। द फेलियर इज कॉज्ड बाय, जो फेलियर है वो किसके कारण से, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉर्मल और सीयर स्ट्रेस के कारण। नॉर्मल स्ट्रेस और सीयर स्ट्रेस की कॉम्बिनेशन, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन में ये फेलियर होता है। ठीक है, आगे सारे पॉइंट मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, घबराओ मत, बस ध्यान से इसको देखते जाओ, आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएगा। ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मोहर्स द फेलियर इज कॉज बाई अ क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉर्मल एंड सीयर स्ट्रेस। नॉर्मल और सीयर स्ट्रेस के क्रिटिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा ये फेलियर होता है, ये मोहर्स ने कहा था। अब यहाँ आगे पॉइंट में क्या बोला, द सॉइल फेल्स व्हेन सीयर स्ट्रेस ऑन फेलियर प्लेन एट फेलियर इज ए यूनिक फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ प्लेन। जैसे कि टाउ फाइव एफ फेलियर नॉर्मल स्ट्रेस, टाउ एफ मतलब सीयर फेलियर इक्वल टू फेलियर ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। आगे की पॉइंट देख सकते हैं कि सिंस द सीयर स्ट्रेस ऑन द फेलियर प्लेन एट फेलियर इज डिफाइंड एज द सीयर स्ट्रेंथ, द अबो इक्वेशन कैन बी रिटन। जो अबो इक्वेशन था उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एज सीयर स्ट्रेंथ को, जो सीयर स्ट्रेस था वो सीयर स्ट्रेंथ के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और इनका जो प्लॉट होता है ना, अ प्लॉट बिटवीन सीयर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस एट फेलियर, फेलियर की कंडीशन में, ठीक है, इज ए कर्व लाइन। ठीक है, कैसा होता है, कर्व लाइन जैसा होता है। आगे पॉइंट देख सकते हैं कि द सीयर स्ट्रेंथ जो होता है ऑफ ए सॉइल एट ए पॉइंट ऑन ए पर्टिकुलर प्लेन was expressed by coulombs as a linear function of the normal stress on that plane as। तो क्या लिख सकते हैं, इस तरीके की ये फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं, S इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। ठीक है, इसमें आप जानते हैं कि S इक्वल टू सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है, C अगर देखेंगे तो कोहेसिव है, ठीक है, कितना कोहेजन है, और सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस ऑन फेलियर प्लेन है। सिग्मा एन क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन फेलियर प्लेन है, और टेन फाई में फाई क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। अगर इस तरीके से दिया हुआ है
तो उस मटेरियल का, उस सॉइल का आप शियर स्ट्रेंथ बता सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला है इसी को बोला जाता है कूलम्ब्स इक्वेशन फॉर शियर स्ट्रेंथ। इसी फॉर्मूले को क्या बोला जाता है? कूलम्ब्स इक्वेशन फॉर शियर स्ट्रेंथ। आप समझ सकते हैं कि कूलम्ब्स इक्वेशन फॉर शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से सिग्मा एन और शियर स्ट्रेस के बीच में यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके बताया है कि कोहेजन यहाँ तक आ रहा है, फिर बाद में यहाँ पे ये फाई का एंगल है, ठीक है, और फिर बाद में ये लीनियर जो लाइन बन रहा है वो आपका बताता है सॉइल का शियर स्ट्रेंथ एस इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। ठीक है, ये फॉर्मूला को इंडिकेट करके बताता है। ठीक है, तो आपको आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट, जितना भी मुझे पॉइंट समझाना था वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके ऊपर मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगा। आप देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।